मैं आपके माध्यम से सबको विनती करता हूं और ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है। जिनके भी थोड़े बहुत पैसे बैंक में है, जिनके भी LIC में पैसे है, वो तुरंत वापस ले। ये मिलने वाले नहीं है अभी। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। आपने देखा, बजट पेश किया जा चुका है। पार्लियामेंट में जो कुछ बजट आया है उस पर अलग अलग किस्म की ओपिनियन है। बीजेपी इसको बहुत अच्छा बजट कह रही है, जबकि पूरा देश उसमें बहुत सी कमियां बता रहा है। खासतौर पर डिसइन्वेस्टमेंट किस तेजी से बढ़ रहा है, सरकार के जो अपने उपक्रम है उनका, और उसके अलावा भी लोगों को कहीं कोई राहत मिलती हुई नजर नहीं आई। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ आज खास मेहमान हैं जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, जो पुणे में रहते हैं और मुंबई हाई कोर्ट के फॉर्मर जज हैं और समाज सेवा कर रहे हैं एक लंबे अरसे से। जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड में। आप बताइए कि आप इस बजट को ओवरऑल कैसे देखते हैं? क्या कुछ है इस बजट में? आपको क्या कुछ कोई देश के लिए कहीं कोई अच्छाई भी नजर आ रही है? क्या हाल है? ऐसा है कि मैं तो अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन जो मुझे कॉमन सेंस है, मैं हमेशा कहता हूं, ये मोदी से देश के जनता की भलाई की अपेक्षा करना, यानी भेड़ से बकरी का संरक्षण करना जैसा है। इनका बजट आता है तो शेयर बाजार उछलता है। जब शेयर बाजार उछलता है तो गरीब मिट्टी में जाता है। तो कल शेयर बाजार उछला। दूसरी बात ऐसी है कि सब जो देख रहा हूं, ये सभी ठीक है। इन्होंने एक अच्छी बात करी कि ये जो इनकम और खर्चा है उसकी परवाह, उसकी जो तफावत है उसकी परवाह न करते हुए खर्चा बढ़ाए। ये तो सब लोग बोल रहे थे कि खर्चा बढ़ाओ, लेकिन खर्चा बढ़ा के क्या क्या? तो वो सिर्फ पूंजीवादी को घर दिया। मनरेगा में तरतूद नहीं है, आरोग्य स्वास्थ्य में तरतूद नहीं है, शिक्षा में तरतूद नहीं है। यानी जो हमारे विषय है, रोटी कपड़ा मकान स्वास्थ्य और शिक्षा, उसमें तो इन्होंने तरतूद बढ़ाई नहीं। एग्रीकल्चर में तरतूद बढ़ाई नहीं। ये हमेशा बात करते MSP बढ़ाई, MSP बढ़ाई, लेकिन ये किसी को बोलते नहीं कि जो खेती का इनपुट है, जिन पूंजीवाद के हाथ में है, उन्होंने उसकी कीमत 60% बढ़ाई। तो MSP क्या बढ़ाई? यानी हम तो हो क्या रहा है कि देश तो बेच रहे, एक भी नया कभी पब्लिक सेक्टर खड़ा नहीं किया। और क्या बेचा नहीं और क्या बचा है अभी? इनका जो अभी तो प्लान ऐसा है कि ये 2024 तक हमारे देश का सब सुपड़ा साफ करेंगे। और जो बेचने का तरीका है वो भी ऐसा है कि अपने ही आदमी को, यानी अपना जो दोस्त पूंजीवादी है, पूंजीपति है, उसको ही बेचना, जिसके ऊपर 1-1 लाख का करोड़ का कर्जा है, जिस वो ये 30,000 करोड़ में 20,000 करोड़ में अपने उद्योगपति को बेच रहे। और जो भी अभी देखो, जो लग्जरीज आइटम है उसके ऊपर इन्होंने ड्यूटी कम करी है, और जो खाने पीने के आइटम है उसके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई है। तो इसका मतलब क्या है? तो ये एक निकम्मी औलाद जैसे है कि जो पुरखों की विरासत जायदाद बेचकर अपनी गृहस्थी चला रहे हैं। इनके पास ना अपने LIC के लोगों को पैसे देने को है, ना बैंक डिपॉजिट को पैसे देने को है। मैं आपके माध्यम से सबको विनती करता हूं और ये वीडियो सबसे ज्यादा वायरल करने की कोशिश करो, क्योंकि हमारे पास मीडिया नहीं है। जिनके भी थोड़े बहुत पैसे बैंक में है, जिनके भी LIC में पैसे है, वो तुरंत वापस ले। ये मिलने वाले नहीं है अभी। अभी 2-3 बैंक जो डूबे, लोगों ने आत्महत्या करी है। अभी भी इनके यही
यही तरीके से उनकी ये चाल है, और ये चाल देश के गरीबों के हित में नहीं है। कि किसी भी सोशल सेक्टर पे जो हम बात करेंगे, यानी जिसका मैंने अभी जिक्र किया, रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा, तो ये सब इसका निजीकरण कर रहे हैं। ये जो किसानों के 3 कानून के बारे में तो बात ही नहीं, एक ही बात करते हैं कि किसानों की आय दुगुना होगी, कैसी होगी बताते ही नहीं। और इकोनॉमी 5 ट्रिलियन होगी। अरे आज में इकोनॉमी तुम्हारी 2 ट्रिलियन के आसपास है, तो तुम 3 ट्रिलियन यानी 5 ट्रिलियन कैसे करेंगे? और तुम्हारे पास उसका कोई रास्ता दिखाओ ना, तुम कैसे कर रहे हैं। अभी क्या हुआ कि गए 6-7 साल में जो भी मोदी ने किया, तो उससे हम अपेक्षा नहीं थी। लेकिन कोविड के जमाने में, कोविड के ही कार्यकाल में हमारे 100 मल्टी मिलियनर की संपत्ति 35% से ज्यादा बढ़ी है। 35%, यानी सब हम भिखारी हो गए। करोड़ों लोग रास्ते पर चले, करोड़ों को 2 समय की रोटी नहीं है, और इनके मल्टी मिलियनर की संपत्ति 35% बढ़ी। यानी सिर्फ चंद उद्योगपतियों के हाथ में इन्होंने 500 लाख करोड़ की संपत्ति दी है। और अभी भी खर्चा बढ़ाया, मैंने कहा तो खर्चा बढ़ाया, लगा था कि वो गरीबों के हाथ जाएगा, क्योंकि जब तक तुम गरीबों के हाथ में पैसे नहीं देंगे तो मार्केट कैसा सुधारेगा। तुम सिर्फ रईसों के हाथ में पैसे देते हैं, वो कहते हैं मार्केट नहीं तो हम किसके लिए प्रोड्यूस करेंगे। यदि तुम गरीबों के हाथ पैसे देते और गरीब बाजार में खरीदने को जाता, तो जो माल पड़ा है वो उठाएंगे, तो नया माल कंपनी बनाएंगी, तो सर्कुलेशन होगा ना। ये सर्कुलेशन की बात तो करते ही नहीं। और जब भी कुछ सहूलत होती है, फाइनेंशियल सहूलत उद्योगपतियों को होती है। इसीलिए आज कोविड के महामारी के बाद भी यदि हमारा स्वास्थ्य का, वो सब आंकड़ों की जगलरी करते हैं। अभी स्वास्थ्य, ये हाईवेज, ऐसा कुछ 7-7 लाख के जोड़ दिया है। तो ये ऐसा जोड़ने से लोगों को गुमराह किया जाता है। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूँ। इनके एक पहले बजट में इन्होंने कुक्कुट पालन और कुछ बकरी पालन वगैरह के लिए 50 करोड़ का इंतजाम किया, इन्होंने 5 करोड़ भी नहीं दी। दूसरा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बजट किया, वो सब बजट इन्होंने सिर्फ अपनी एडवर्टाइजमेंट करने में खर्च किया, ना किसी बेटी को मिला, ना बेटी के माँ को मिला। तो ये ऐसी जब इनके जब बजट में आंकड़े वो फेंकते हैं, तो इनका आगे क्या होता है, इसके जो हम एनालिसिस करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो हमको मालूम होता है कि जो फेंका वो कभी मिला ही नहीं। तो आज भी जो अभी आंकड़े हैं, सब आंकड़े के बारे में मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि बहुत विद्वान लोग हैं। लेकिन 2 बातें हमने समझ में रखनी चाहिए कि जब इनका बजट आता है तो शेयर बाजार में उछाल आता है, इसका मतलब किसको फायदा हुआ। और जब मनरेगा का नाम तक नहीं ले रहे, मनरेगा का जो तरतूद है, अभी सबको मनरेगा में काम चाहिए, क्योंकि दूसरा काम है ही नहीं, और इनका बजट तो बढ़ता नहीं। यानी इधर हिसाब किया तो एक 10-15 रुपए पर डे भी नहीं मिलते, क्योंकि वो महीने में, साल में 100 दिन काम देंगे, 100 दिन में भी वो 20 दिन भी देते नहीं। तो यदि हम एवरेज निकालेंगे तो हमें 10 रुपए या 15 रुपए पर डे मिलते हैं। उसमें क्या होता है, तो ये बजट की अपेक्षा अर्थशास्त्रियों की, यानी सामाजिक अर्थशास्त्रियों की अपेक्षा थी कि ये बजट में ये तफावत जो है, यानी डिफिसिट की चिंता नहीं करेंगे और पैसे बढ़ाएंगे। वो पैसे बढ़ाए, लेकिन बढ़ाए रईसों के लिए, गरीबों के लिए कुछ नहीं। अच्छा, प्रधानमंत्री तो ये दावा कर रहे हैं कि साहब इसके बजट के सेंटर में गांव है और किसान है, और किसानों के लिए बहुत भलाई की है। क्या ये दावा पूरी तरह से खोखला नजर आ रहा है आपको? खोखला नहीं, झूठा है। मैं कहता हूं कि थोड़ा खोखला हो तो चलेगा, लेकिन झूठा है, क्योंकि किसानों के खिलाफ जो कानून करे हैं तुम तो सब जमीन उनकी पूंजीवादियों को दे रहे हैं।
उनका जो भी निपज है, उपज है, वो तुम अदानी के गोडाउन में स्टोर कर रहे हैं, और उनका जो छोटा बहुत निपज है वो तुम अंबानी के रिटेल शॉप में दे रहे हैं। तो किसके लिए तुम काम कर रहे हो? और ये समझने में अभी इतनी जनता ना समझ नहीं है, किसान भी बच्चे नहीं है, तो ये सब सबको समझ नहीं आ रहा है। लेकिन देखो ना, अभी किसानों का आंदोलन को पैक किया है, हिलने कोई जगह नहीं दी रही किसानों को, सब दिल्ली के बॉर्डर सील कर दिए। ये क्या कर रहे हैं? ये तो आपातकाल से कई गुना बड़ा आपातकाल है, बुरा आपातकाल है, और किसी की जबान खुलती है तो उसको जेल जाना पड़ रहा है। तो मैं आपके माध्यम से सबको विनती करता हूँ, छोड़ो बजट वगैरह, अभी पहले जो भी आपने पैसे सरकार में है वो वापस ले लो, ग्रेच्युटी हो, प्रोविडेंट फंड हो, और चलो रास्ते पर आओ। अभी रास्ते पर आने सिवाय ये सुधरेंगे नहीं, ये रास्ते पर आने भी नहीं देते। लेकिन जब हम सब रास्ते पर आएंगे तो किसको किसको रोकेंगे, और किसको किसको अरेस्ट करेंगे, और किसको किसको जेल में डालेंगे? हम डर के मारे जो घर में बैठे हैं वो नहीं बैठना चाहिए। किसानों को भी मैं आपके माध्यम से विनती करता हूँ कि जो भी हो, एमएसपी और तीनों कानून रद्द होना, एमएसपी का कानून आपके हाथ में आने तक हम घर नहीं जाएंगे। घर जाएंगे तो भी मरेंगे, तो यही लड़के मरेंगे तो अगली पीढ़ी हमारा नाम लेंगी। अच्छा, जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, एक जिस माध्यम से आप बात कर रहे हैं, इस माध्यम को भी बंद करने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से कहा है कि इसके लिए कानून बनाए। इससे पहले भी सरकार अपनी मंशा जाहिर कर चुकी थी। अगर ऐसा भी हो गया कि ये सोशल मीडिया को भी बंद कर दिया गया, तो आखिर ये गला घोटने की बात होगी? आपको क्या लगता है कि आखिर ये जो कुछ बात हम पब्लिक तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी शायद रास्ता बंद होने की तैयारी की जा रही है? मैं हर दिन कहीं ना कहीं पब्लिक मीटिंग में जाता हूँ। हमारी कल परसों 30 जनवरी को एल्गार परिषद थी। एल्गार परिषद में जो लोग निकले बाहर, उनको गली गली में लोग रोक दिया। और मीडिया में ऐसा दिखा रहे थे, मेन मीडिया में, वो गोदी मीडिया में, कि वो परिषद कैंसिल हो गई है, जाने को परमिशन नहीं है। अरे जब परिषद चल रही थी तो बोल रहे थे वहां पुलिस की छावनी है। छावनी थी, यानी हमको 200 लोगों को परमिशन दी, लेकिन पुलिस थे 1000। और जिस हॉल में हमारी परिषद थी, उसमें हमने वीडियो दिखाए पुलिस को कि ये देखो कल का वीडियो, फुल हॉल में है, लोग फुल हॉल में फंक्शन कर रहे हैं। तो कल कल मेरे कल्याण में मीटिंग थी, ऐसा ही हुआ। पुलिस ने लोगों को आने नहीं दिया, एक तो, और दूसरे, जब सभा खत्म होती है तो स्थानीय कार्मिकों को उठा के पुलिस स्टेशन में ले जा रहे हैं। तो अभी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि अभी पुलिस, जेल और मरण, ये इसका डर छोड़े बिना हम इस देश को नहीं बचा सकते। हम मरेंगे तो ही देश बचेगा। इतने में ये बजट पढ़ के भी मेरा, यानी सबकी निराशा हो गई है। अभी कैपिटलिस्ट तो बोलेंगे ये अच्छा बजट है, क्योंकि उनके लिए कुछ दिया है। शेयर बाजार तो बोलेंगे अच्छे बजट है, उनको कुछ दिया है। मनरेगा वाले कितने, शेयर बाजार वाले कितने? शेयर बाजार वाले नॉट इवन 0.5%, नॉट परसेंटेज में काउंट ही नहीं कर सकते। चंद उंगलियों पे मोजने वाले शेयर बाजार के लोग हैं, वो खुश है। और हमारे 100 करोड़ मनरेगा के लिए तरफ रहे हैं, उनको कुछ नहीं है। तो क्या महाराष्ट्र में भी एल्गार परिषद पर इतनी सख्तियां कर रही है पुलिस? महाराष्ट्र की सरकार तो दूसरे लोगों के हाथ में है, ऐसा क्यों है? मैं कई बार आपको बोला हूं भाई, हाँ। कि सरकार किसी की भी हो, सरकार किसी की भी हो, ब्यूरोक्रेसी, जुडिशियरी, अभी तो उनकी, ये मैं कितने कितने बार स्पष्टीकरण दे रहा हूँ कि एक भाई आईबी का प्रमुख होता है, दूसरा भाई आरएसएस का प्रमुख होता है, दामाद पुलिस का प्रमुख होता है, तो ससुर आरएसएस का प्रमुख होता है। तो कौन किस पर वॉच रखेगा या कौन किसको रोकेगा? कोई रोकने वाला है नहीं। मैं तो कहता हूँ, यह फडणवीस की सरकार थी तब मुझे देश भर के लिए पुलिस संरक्षण था, देश भर के लिए, यानी बीजेपी की सरकार। इनकी सरकार आते ही जिस दिन इन्होंने शपथ ली, उस दिन मेरा प्रोटेक्शन निकाल लिया। तो शायद फडणवीस को कुछ लगता था कि चलो भाई दुनिया के लिए इसको प्रोटेक्शन देंगे, लेकिन इनको उतनी भी शर्म नहीं है।
तो ये ऐसा ही चल रहा है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी महाराष्ट्र सरकार से ऐसी उम्मीद आमतौर पर नहीं की जाती, और वो गोदी मीडिया के खिलाफ भी और कई बीजेपी के बहुत सी चीजों के खिलाफ वो काम कर रही है, करती दिख रही है। लेकिन आपने जैसा बताया कि एल्गार परिषद को भी वहां की पुलिस, महाराष्ट्र की पुलिस ने एक तरह से उसको सैबोटेज करने की कोशिश की एक है। तो हमें जिस दिन लेनी थी परिषद उस दिन परमिशन दी नहीं। 31 दिसंबर हम दिन चुना है, क्योंकि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव को देश भर के अम्बेडकरवादी, लोकशाहीवादी, संविधानवादी लोग आते हैं, युवा आते हैं, उनको हम 31 को हमारे यहाँ डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं। इसलिए हम एल्गार परिषद 31 दिसंबर को लेते हैं। 31 दिसंबर तो परमिशन मिली नहीं, और 30 जनवरी तक हम लड़ते रहे से 30 जनवरी को मिली, वो भी 200 लोगों के लिए, जबकि हॉल 3000 लोगों का है, और वो भी ठिकानी बैरिकेड लगा के लोगों को आने नहीं दिया। पुलिस द्वारा, मेरे खुद जहां मैं काम करता हूँ, लोग मुझे फोन करते हैं कि मुझे हमको पुलिस रोक रही है, क्या करेंगे? जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जस्टिस कोलसे पाटिल साहब। आपने जो खास बातें कही वो ये कि जनता को चाहिए अपने बैंक से, LIC से, सबसे अपने पैसे वापस निकाले, ताकि ये डूब ना जाए। और गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ शेयर बाजार उछलता है इनके बजट से, और गरीब जो है वो मिट्टी में जाता है, गड्ढे में जाता है। मनरेगा का नाम तक नहीं, मनरेगा का नाम तक नहीं। जी जी जी, ये बहुत ही गरीबों के लिए सबसे बड़ी सपोर्ट मनरेगा के जरिए थी, उसको नहीं आगे बढ़ाने की कोई बात कही गई, उसमें कोई बजट बढ़ाने की बात नहीं कही गई। तो गरीब के लिए बेरोजगारी मुसलसल एक बड़ी समस्या है, और लोगों को पास पैसा नहीं पहुंचेगा तो कारोबार कैसे चलेगा। सिर्फ कुछ लोगों को, जो कारोबारी लोग हैं, उन तक पैसा पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आपने ये भी कहा कि ऐसी निकम्मी संतान जो अपने पूर्वजों का माल सामान बेच दे, ऐसी ये सरकार है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जस्टिस कोलसे पाटिल साहब, आपने हमें मीडिया स्टार वर्ल्ड को वक्त दिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। जय भारत। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।